गुड मॉर्निंग। आज हमारी क्लास का टॉपिक है आय एवं रोजगार निर्धारण का प्रतिष्ठित सिद्धांत। आय एवं रोजगार निर्धारण का प्रतिष्ठित सिद्धांत। क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन या इनकम। एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम क्लासिकल थ्योरी प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र। इससे पहले प्रतिष्ठित सिद्धांत को पढ़ने से पहले प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव पर चर्चा करते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का उद्भव एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। उनकी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस होगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस है। अगर क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बात की जाए, प्रमुख अर्थशास्त्री कौन है एडम स्मिथ के बाद? मार्शल, पीगू, एल्सवर्थ, रिकार्डो, मील, वॉकर आदि, ये सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री है। ये कॉन्सेप्ट कब तक चल रहा है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का? इस उद्भव काल 1776 की किताब है। इससे लेकर 1929 तक क्लासिकल इकोनॉमिक्स देश की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत माना गया। इसकी थ्योरीज को माना जाता था। 1929 से 1933 तक विश्वव्यापी मंदी आई और इस विश्वव्यापी मंदी ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज का खोखलापन उजागर कर दिया कि ये थ्योरी गलत है ना। इसके अंतर्गत जो आय और रोजगार निर्धारण या क्लासिकल अर्थशास्त्र की जो सोच है, जो दृष्टिकोण है, उसे पूरा गलत सिद्ध कर। अब ऐसी क्या दृष्टिकोण है और क्या मान्यताएं लेकर क्लासिकल अर्थशास्त्र चलता है, इसकी क्या प्रमुख विशेषता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र इस सिद्धांत पर मान्यता है प्रमुख रूप से, या फिर क्या कह सकते हैं विशेषता है। क्लासिकल अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या क्या है? फर्स्ट, लेजर फेयर पॉलिसी, बंद अबंध नीति। बंद अबंध नीति बंद अबंध नीति, लेजर फेयर पॉलिसी। बंद अबंध नीति, बंद से अभिप्राय क्या, अबंध से क्या अभिप्राय? क्लासिकल अर्थशास्त्री मानते थे कि एक देश की अर्थव्यवस्था सबसे पहले तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के ऊपर अपनी सोच देते थे? एक कैपिटल इकोनॉमी, है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ऊपर। ठीक है, वो भी कैसी? बंद और अबंध। बंद का अर्थ है वह विदेशी या अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से अलग है। अन्य देशों के साथ इसका कोई व्यवहार नहीं है। अन्य देशों की अर्थव्यवस्था है, इस देश की अर्थव्यवस्था किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं करती। ये तो बंद। अबंध नीति, अबंध नीति से क्या अभिप्राय है? सरकारें हस्तक्षेप नहीं करेगी उस देश की, उस अर्थव्यवस्था की। सरकार उस अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ठीक है, इसमें क्या है? पॉलिसी जो एग्जेम्पशन है आय और क्लासिकल थ्योरीज की, कि एक बंद अबंध नीति अर्थात बंद का है विदेशी अर्थव्यवस्थाओं से मुक्त है, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं से अप्रभावित है। दूसरी अबंध का यानी सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा, अर्थात मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था होगी। बाजार पूर्ण तरह से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है ना, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। क्लियर? ये प्रमुख इसकी विशेषता। ठीक है, दूसरी मान्यता इन्होंने लिए देखेंगे हम। दूसरी प्रमुख मान्यता के लिए कि मजदूरी एवं कीमतों में नम्यता होती है। पूर्ण रोजगार। दूसरी मान्यता के लिए पूर्ण रोजगार। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में सदैव सामान्यतः पूर्ण रोजगार पाया जाता है। अगर किसी विचलन के कारण पूर्ण रोजगार नहीं है तो थोड़े समय रहने के बाद मजदूरी और कीमतों की लोचशीलता या नम्यता के गुणों के कारण, है ना, लोचशीलता या नम्यता का अर्थ है कि मजदूर
अर्थात श्रम की पूर्ति और श्रम की मांग में परिवर्तन होने से कीमतें, श्रम की मांग और पूर्ति में परिवर्तन होने से ऑटोमेटिक बाजार पूर्ण रोजगार की स्थिति में आ जाएगा, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में आ जाएगा। तीसरी इनकी प्रमुख विशेषता इन्होंने मानी है वस्तु बाजार और श्रम बाजार, श्रम बाजार एवं वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। इन्होंने अपने एजुकेशन लिए कि वस्तु बाजार और श्रम बाजार में परफेक्ट कंपटीशन है, अर्थात श्रम बाजार में मुक्त रूप से श्रमिक श्रमपूर्ति और मजदूरी श्रमपूर्ति और श्रम मांग से निर्धारित होती है। वस्तु बाजार में श्रम वस्तु मांग और वस्तु पूर्ति से निर्धारित होती है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के गुण पाए जाते हैं। चौथी विशेषता जो ली है बोलिए अत्युत्पादन असंभव है, अत्युत्पादन असंभव। अत्युत्पादन असंभव क्यों? क्योंकि क्या चीज नहीं टिक सकता है? से के नियम को, से का नियम क्या है कि वस्तु की पूर्ति सॉरी से का नियम क्या है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। अर्थात अगर बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति की जाती है तो उसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलता, आय मिलता, वो आय वापस इस मांग करने में खर्च होती है। अर्थात अर्थव्यवस्था में पूर्ति हमेशा जितनी पूर्ति होगी उतनी मांग पैदा हो जाएगी और अति उत्पादन असंभव है। इस थ्योरी को बाद में 1929 और 33 में जब मंदी आई तब इसे नकार दिया गया, पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स में इसको माना गया अति उत्पादन असंभव है। एक इन्होंने जो मान्यता ली न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, मुद्रा की तटस्थता, ये इन्होंने माना कि मुद्रा जो है वह तटस्थ है, उसका कार्य केवल विनिमय का संचय का है ना। मुद्रा उत्पादन, वस्तु के उत्पादन या कीमतों को प्रभावित नहीं, वस्तु के उत्पादन को एवं रोजगार को प्रभावित नहीं करती, जो कि आगे के शास्त्र जिसे नकार दिया कि मनी न्यूट्रल नहीं होती, वो प्रभावित करती है। किंतु इन्होंने मुद्रा की तटस्थता स्वीकार की। अच्छा, मुद्रा का कार्य केवल विनिमय एवं संचय को माना है। नेक्स्ट इन्होंने विशेषता ली है वो ली है कि मजदूरी दरों कीमतों में नम्यता, मजदूरी दरों एवं कीमतों में नम्यता। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने माना है मजदूरी दरों में नम्यता कौन होता है? अर्थात यदि सप्लाई बढ़ जाती है तो मजदूरी दर कम हो जाती है और सभी सप्लाई को खपा लिया जाता है ना। मजदूरी दर गिर जाएगी और सभी पूर्ति, श्रम की पूर्ति रोजगार में लग जाएगी। यदि सप्लाई कम होती है तो मजदूरी दर बढ़ जाती है और श्रम की पूर्ति कम हो जाती है तो भी संतुलित, अर्थात मजदूरी दरों में भी नम्यता है, दोषशीलता का गुण है। कीमतों में वस्तुओं की पूर्ति और मांग दोनों में नम्यता का गुण है। क्यों? क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं करते, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मानते, रोजगार मानते, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने विशेषता ली है कि अर्थव्यवस्था एक स्वचालित मूल्य यंत्र है ना। अर्थव्यवस्था में स्वचालित मूल्य यंत्र काम करता है, किसी को कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में वस्तुओं की कीमतें मांग एवं पूर्तियों के आधार पर निर्धारित होती है। अंतिम में अन्य बातें मान्यता, जिसमें टेक्नोलॉजी को स्थिर माना है, अन्य बातें स्थिर है की मान्यता। इसमें क्या माना है इन्होंने कि वस्तु की टेक्नोलॉजी, पूंजीगत स्टॉक, लोगों की मनोवृत्तियां, ये सब अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, ये इस क्लासिकल थ्योरी की प्रमुख मान्यता विशेषता है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं हम, या बता दीजिए करना तो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रतिशत अर्थशास्त्र में आय, उत्पादन, रोजगार का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसके लिए प्रमुख समीकरण भी है, इन समीकरणों को हम समझ लेते हैं। प्रमुख समीकरण दिए उनको समझ लेते हैं। उससे पहले एक सिंपल सी परिभाषा में बात करें तो अन्य बातें स्थिर रहने पर
समस्त मान्यताओं के अधीन समस्त मान्यताओं के रहते हुए एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का निर्धारण किससे होगा? उस अर्थव्यवस्था में लगे हुए रोजगार से। उत्पादन का निर्धारण किससे होगा? रोजगार से। अब रोजगार का निर्धारण किससे होगा? श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति से, है ना। तो आय उत्पादन रोजगार के सिद्धांत में दिया है समीकरण, वो देखिए आप समीकरण दिया है ना, वो देखिए आप। उत्पादन निर्धारण का पहला समीकरण, उत्पादन निर्धारण कैसे होता है देखिए आप। आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ NKTL, वो आउटपुट उत्पादन, फंक्शन ऑफ N एम्प्लॉयमेंट, K है कैपिटल, T है टेक्नोलॉजी, की क्या है? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, और L है किसका प्रतीक है? L लिक्विडिटी, L रिसोर्सेस, L किसका प्रतीक है? रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। तो आय मतलब सिद्धांत ये कहता है कि मुक्त बाजार व्यवस्था कीमतों, मजदूरी और कीमतों में नम्यता की रूप और अन्य बातों पे रहते हुए उत्पादन जो है वो फंक्शन है NKTL का, जिसमें क्या मानते हैं वो कि K कैपिटल स्टॉक स्थिर है, T टेक्नोलॉजी स्थिर है, कांस्टेंट है, L नेचुरल रिसोर्सेज कांस्टेंट है। अर्थात आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L, अर्थात रोजगार के बढ़ने पर आउटपुट बढ़ेगा। धनात्मक संबंध को दर्शाता है कि रोजगार एवं आउटपुट में क्या है? धनात्मक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, रोजगार बढ़ने के साथ आउटपुट बढ़ेगा। रोजगार निर्धारण का क्या है? श्रम बाजार में संतुलन का क्या समीकरण है? श्रम बाजार में संतुलन, श्रम बाजार में संतुलन का समीकरण देखेंगे हम। N is equal to N कहां पर होगा? रोजगार निर्धारण कहां पर होगा? जहां डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। कहते हैं लेक्चर बनाना क्या? हेलो, डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर, जहां श्रम की मांग बराबर होगी श्रम की पूर्ति के। अब श्रम की मांग कैसे निर्धारित होती है? तो डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू, श्रम की मांग बराबर होती है फंक्शन ऑफ W/P इज इक्वल टू NPPL, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ L, ठीक है। इसको हम समझेंगे। ये समीकरण कहता है श्रम की मांग बराबर फंक्शन ऑफ, यहाँ W क्या है? वेज, मजदूरी, P क्या है? प्राइस लेवल, कीमत स्तर, प्राइस लेवल, ठीक है। इन दोनों को ये संपूर्ण इक्वेशन क्या है? ये बताता है वास्तविक आय को। किसको बताता है ये? वास्तविक आय को। वास्तविक आय को बताता है श्रमिकों की वास्तविक आय। तो डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वास्तविक आय इज इक्वल टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, सीमांत भौतिक उत्पादकता, ठीक है। मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता, ठीक है। तो एक उद्योगपति श्रम की मांग किस प्रकार से करेगा? जब वास्तविक आय, श्रमिकों की वास्तविक आय कम होगी तब वो श्रम की मांग क्या करेगा? अधिक होगा। और श्रमिकों की वास्तविक आय कम है अर्थात सीमांत भौतिक उत्पादकता क्या है? अधिक। समझिए इसको, वास्तविक आय के साथ श्रम की मांग का जो इनवर्स रिलेशनशिप है, किंतु श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता का श्रम की मांग के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो वार्षिक आय कम होगी तो श्रम की मांग अधिक होगी, वार्षिक आय अधिक होगी तो श्रम की मांग कम होगी, और यदि सीमांत भौतिक उत्पादकता अधिक होगी तो श्रम की मांग अधिक होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू पॉजिटिव फंक्शन ऑफ W/P, अर्थात
वास्तविक आय अधिक होगी तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या होगी, श्रम की पूर्ति अधिक होगी। अगर हिसाब चित्र के माध्यम से समझ लेंगे अभी इन दोनों इक्वेशन से हम आय रोजगार का निर्धारण कर सकते हैं प्रतिष्ठित सिद्धांत। चलिए देखते हैं कैसे होता है निर्धारण। दो हम रेखाचित्र तैयार करते हैं। ये वास्तविक आय को दर्शाता है, ये रोजगार को दर्शाता है, और एक्स एक्सिस रोजगार को दर्शाता है, और वाई एक्सिस इसका उत्पादन को दर्शाता है। अब देखिए आप सबसे पहले डिमांड ऑफ लेबर नेगेटिव रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बताता है किसके साथ, रोजगार के साथ। यदि वास्तविक आय अधिक है तो कम लोगों को रोजगार मिलेगा, यदि वास्तविक आय कम है तो अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सप्लाई ऑफ लेबर अर्थात अधिक वार्षिक आय पर अधिक रोजगार, अधिक वार्षिक आय पर और अधिक रोजगार, अधिक वार्षिक। इन दोनों के कटाव बिंदु पर वार्षिक आय W1 को P निर्धारित करती है, और जहां पर रोजगार का स्तर वो N निर्धारित होता है। देखिए आप और रोजगार का स्तर किस चीज को निर्धारित करता है, ओ एन रोजगार स्तर किस चीज को निर्धारित करता है, उत्पादन प्रोडक्शन का, ओ क्यू प्रोडक्शन हो रहा है, ये ओ आउटपुट कर रहे हैं, उत्पादन वक्र ठीक है। तो इन दोनों का निर्धारण, इन दोनों के कटाव बिंदु पर रोजगार N का निर्धारण, रोजगार N उत्पादन OQ को निर्धारित करता है। अब हम देखते हैं यदि सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ा दी जाती है, देखिए आप यदि आप सप्लाई ऑफ लेबर श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती है तो वास्तविक आय बढ़ जाती है, और इस संदर्भ में श्रमिकों की पूर्ति बढ़ने से उत्पादन बढ़ जाता है। यदि श्रम की मांग बढ़ा देते हैं, देखिए आप अगर ये श्रम की मांग आप बढ़कर DL से DL2 हो जाती है तो क्या होगा, श्रम की मांग बढ़ने से वास्तविक आय W1 हो जाएगी जो बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये है प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत ये दोनों समीकरण। इनके अलावा आप इसको और आगे बढ़ाया जाता है तो एक थर्ड होता है मौद्रिक क्षेत्र का समीकरण। मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन, मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन, और एक होता है बचत एवं निवेश क्षेत्र में संतुलन, बचत निवेश संतुलन। ठीक है, अगर इनकी भी व्याख्या करें तो हम देख सकते हैं मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन अर्थात MD = MS। MD वही फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत, मुद्रा की मांग किस पर्पस से की जाती है। हम देखते हैं कि मनी सप्लाई का क्या फर्क पड़ता है। देखिए इस स्तर पर मुद्रा पूर्ति दे रखी है MB1, MB वक्र, और इस MB वक्र पर कीमत क्या निर्धारित हो रही है, OP कीमत हो रही है, OP निर्धारित हो रही है, और ये मुद्रा की मांग और पूर्ति को दिखाता है। मुद्रा की नहीं, ये तो उत्पादन को दिखा रहा है। ये कीमत चूंकि मुद्रा सप्लाई, मुद्रा पूर्ति, मुद्रा मांग और पूर्ति वक्र है ना, मुद्रा मांग पूर्ति वक्र कह सकते हैं चाहे तो MB है ना। तो इस OQ लेवल के उत्पादन स्तर पर कीमत स्तर क्या निर्धारित हो रहा है, OP। यदि हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में MB बढ़ाकर, मुद्रा पूर्ति बढ़ाकर MB1 कर दिया जाए तो कीमत स्तर भी इसके अनुपात में बढ़ जाता है। देखिए आप इसको हम समझेंगे और आगे, उससे पहले एक विचरण बनाते हैं। ये दिखाता है ये W/P वास्तविक आय वक्र है जो मौद्रिक मजदूरी को दिखाता है। यहाँ पर किसको दिखाएगा, वो मौद्रिक मजदूरी को इंगित करेगा। अब यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ा दी जाती है तो उससे कीमतें भी उसी अनुपात में, क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहती है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाती है तो कीमत भी, जितनी मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है कीमत भी बढ़कर उतनी हो जाती है, और इस बिंदु पर और WH मिल रही है तो कीमत बढ़ने के कारण और मुद्रा पूर्ति बढ़ने के कारण अब मौद्रिक पूर्ति बढ़कर कितनी होगी, OW1। समझ में आया आपको बात। यदि जितनी अर्थव्यवस्था मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जाती है उस अनुपात में वस्तुओं का सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाता है, उसी अनुपात में वस्तुओं की मौद्रिक मजदूरी बढ़ जाती है, किंतु वास्तविक मजदूरी एक मजदूर की वही रहती है। अतः मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर भी
लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ाई जा सकती, केवल मौद्रिक मजदूरी बढ़ाई जा सकती, वास्तविक मजदूरी नहीं बढ़ाई जा सकती। वास्तविक आय नहीं सिखाएंगे, वास्तविक मजदूरी, ठीक, वास्तविक मजदूरी। समझ में आया आप लोगों को? एक बार इसको रेखा चित्र को वापस समझ है। सबसे पहले उत्पादन निर्धारण, उत्पादन निर्धारण मतलब रोजगार निर्धारण से रोजगार निर्धारण करता है जहां एसएल और डीएल सप्लाई ऑफ लेबर और